वेलकम टू एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल इंक बुक। यहाँ हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चंस को इजी और स्कोरिंग बनाने का कार्य करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देश की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना के संबंध में हाल ही में कैबिनेट ने गुजरात के धोलेरा को किस अन्य शहर से जोड़ने वाले रूट की स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर है अहमदाबाद। धोलेरा गुजरात का एक नया स्मार्ट औद्योगिक शहर है जहां नया एयरपोर्ट भी बन रहा है, लोथल जैसी ऐतिहासिक धरोहर भी हैं, लेकिन अहमदाबाद से वहां पहुंचने में घंटों लगते थे। इसी समस्या को सुलझाने के लिए भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है, जो सिर्फ 48 मिनट में यह दूरी तय करेगी। खास बात यह है कि पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनेगी और पीएम गति शक्ति के तहत रेल, सड़क व हवाई कनेक्टिविटी को एक साथ जोड़कर उद्योग, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देना ही इसका असली मकसद होगा। नशीली दवाओं की तस्करी और उनके अवैध जाल को रोकने के उद्देश्य से हाल ही में किस स्थान पर भारत के प्रथम एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस थाने को प्रशासनिक मंजूरी मिली है? इसका जो राइट आंसर है वह है न्यू दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल टीएस संधू, माफ़ कीजिएगा, टीएस संधू ने दिल्ली का पहला समर्पित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ पुलिस थाना स्थापित करने की मंजूरी दी और 2027 तक ड्रग फ्री दिल्ली का लक्ष्य रखा है। एएनटीएफ का मुख्य उद्देश्य एनडीपीएस एक्ट को लागू करना, नशा तस्करों का नेटवर्क तोड़ना और एनसीबी जैसी एजेंसियों के साथ समन्वय करना, ताकि दिल्ली में नशे की सप्लाई चेन को जड़ से ख़त्म किया जा सके। टारगेट आपको समझ में आया ये किस लिए ये टास्क फोर्स पुलिस थाने को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है? इसका टारगेट क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। घोषणा कब हुई? तो 12 मई 2026। किसने की? एलजी दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू। पूरा नाम अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, टीएस संधू यानी कि तरनजीत सिंह संधू। एएनटीएफ किसके अधीन? तो यह दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अंतर्गत आती है। लक्ष्य क्या है? मेन लक्ष्य ही रहता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बनता है, इसका टारगेट क्या है, आखिर ये जो परियोजनाएं लाई जाती हैं उसके टारगेट क्या होती हैं, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो टारगेट भी याद रखना ज़रूरी है। तो लक्ष्य जो इसका है वह ड्रग फ्री दिल्ली है, जो 2027 तक का टारगेट रखा गया है कि उनको ड्रग फ्री बनाना है। क्लियर? वर्ष 2026 में होने वाले एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है जापान। जापान में कहाँ की जाएगी ये भी पता होना ज़रूरी है। एशियाई खेल जो है 2026 जापान के आइची प्रीफेक्चर और उसकी राजधानी नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होंगे। यह जापान में 32 वर्षों के बाद एशियाई खेलों की वापसी है और एशियाई पैरा खेलों की पहली मेज़बानी भी है। इमेजिन वन एशिया के नारे के साथ यह आयोजन एशिया के 45 देशों के लगभग 15,000 खिलाड़ियों को एक मंच पर लाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, शहर के भी नेम पूछे जाते हैं, उनके राज्य के भी नेम पूछे जाते हैं, तो ये डिटेलिंग में पढ़ेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा होगा। अब मेन जो है क्वेश्चंस, पहले एशियाई खेल नई दिल्ली भारत में हुए, डेट क्या थी? 4 से 11 मार्च 1951 में। दूसरी और अंतिम बार भारत ने नई दिल्ली में एशियाई खेलों की मेज़बानी की थी 1982 में। 2023 हांगझोऊ चीन में 19वें एशियाई खेल हुए थे।
कोविड के कारण 2022 से स्थगित होकर 2023 में ये खेल आयोजित किए गए थे। इससे पहले 2022 में इनको आयोजित किया जाना था। आगामी जो होने वाले खेल हैं वो कब होंगे, तो 2030 दोहा कतर में होंगे और 2034 में होने वाले एशियाई खेल रियाद सऊदी अरब में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत दिवस 2026 किस तिथि को मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आदर्शों को बढ़ावा मिले और स्वास्थ्य सेवा को सुलभ व किफ़ायती बनाया जा सके। इस योजना में समाज के कमज़ोर वर्ग के लगभग 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा लाभ दिया जाता है। आयुष्मान भारत योजना जो है वो केंद्रीय वित्त बजट 2018 में शुरू हुई थी। इसे मोदी केयर नाम से भी जाना जाता है। इसके जो मुख्य स्तंभ हैं वो 2 हैं। पहला है जो 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड सेकंड जो है वो 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा को लेकर के है। यह विश्व का सबसे बड़ा बीमा कवर भी है जो अस्पताल में भर्ती होने से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का खर्च कवर करता है। संचालन संस्था इसकी NHA यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है। प्रोजेक्ट कुइपर के लिए पहले 27 उपग्रह हाल ही में किसने लॉन्च किए? तो इसका जो राइट आंसर है वह है अमेजन। अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 ब्रॉडबैंड उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट LEO में स्थापित किया। इसका मकसद स्पेस एक्स के स्टारलिंक की तरह पूरी दुनिया में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। अमेजन के FCC लाइसेंस के अंतर्गत जुलाई 2026 तक आधे उपग्रह और जुलाई 2029 तक पूरे कॉन्स्टलेशंस को कक्षा में स्थापित करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के मध्य हाल ही में LPG आपूर्ति को लेकर महत्वपूर्ण समझौता संपन्न हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिसेंटली ईरान, अमेरिका और इजराइल में युद्ध चल रहा है। उस रीजन्स के कारण ये क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए। उस रीजन के कारण बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है UAE। भारत और UAE ने 15 मई 2026 को PM मोदी की आबू धाबी यात्रा के दौरान LPG आपूर्ति और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार पर सहमति पत्र पर साइन किए हैं। UAE भारत का सबसे बड़ा LPG आपूर्तिकर्ता है जो देश की करीब 40% ज़रूरतें को पूरी करता है। नए समझौते से लंबे समय तक स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। PM मोदी और UAE राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच द्विपक्षीय बैठक में LPG के अलावा स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रक्षा सहयोग, वार्डिनरशिप, रिपेयर क्लस्टर पर भी साइन हुए हैं। UAE ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, RBL बैंक, सम्मान कैपिटल में $5 अरब तक का निवेश भी किया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यह फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला जल मार्ग है। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल ट्रांजिट रूट यही है। मींस मोस्टली कंट्रीज़ के जो क्रूड ऑयल्स हैं और LNG हैं इसी मार्ग के रास्ते से उनके देश तक पहुंचते हैं। UAE जो है वो भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चे तेल का स्रोत भी है। मई 2026 में केंद्र सरकार द्वारा सोने और चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क संशोधित कर यानी कि टैक्स कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 15%। मोदी सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क
6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। यह फैसला पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा, रुपए पर दबाव कम करने और गैर जरूरी आयात पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया। सोना भारत का एकमात्र बड़ा आयात मद है और इसकी बढ़ती खरीद सीधे CAD यानी कि करेंट अकाउंट डेफिसिट और रुपए को कमज़ोर करती है, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम हो जाता है, डॉलर अन्य देशों में जाने लगता है, रुपए कमज़ोर होने लगता है। जैसे एग्ज़ाम्पल आप समझ सकते हैं, घर का एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि मान लीजिए घर की जो आय है आपकी वो 50,000 है और खर्च आपने 65,000 कर दिया, तो वो जो एक्स्ट्रा 15,000 है वो आपका घाटा हुआ है। इट्स कॉल्ड डेफिसिट। क्लियर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल ट्रांसिट रूट है। यहाँ वेस्ट एशिया संकट के कारण एनर्जी कॉस्ट बढ़े हैं, जिसकी वजह से रुपया गिरा और गोल्ड ड्यूटी बढ़ानी पड़ी। दुबई UAE भारत का सबसे बड़ा LPG और प्रमुख गोल्ड सप्लायर है। 15 मई 2026 को PM मोदी की UAE यात्रा में LPG सहमति समझौता पत्र पर साइन हुआ। स्विट्जरलैंड भारत को सबसे अधिक रिफाइंड गोल्ड एक्सपोर्ट करता है। सऊदी अरब भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का केंद्र, इसलिए इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ा है। नेक्स्ट, नीति आयोग की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला का नाम क्या है? पहली महिला का नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर है वह है डॉक्टर जोराम आनिया। 2 मई 2026 को PM नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर जोराम आनिया को नीति आयोग की पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया। वे अरुणाचल प्रदेश के इस पद पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति और पूर्वोत्तर भारत से पहली पूर्णकालिक सदस्य बनी। यह नियुक्ति इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि इससे देश की नीति निर्माण में पूर्वोत्तर की आवाज़, आदिवासी ज्ञान और सीमावर्ती राज्यों के अनुभव सीधे जुड़ेंगे। प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई? 1950 में। इसकी जो पहले अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्लानिंग कमीशन से इसका नाम नीति आयोग कब पड़ा? तो 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन से इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया और इसकी अध्यक्षता PM मोदी ने की थी। 24 अप्रैल 2026 को नीति आयोग का पुनर्गठन हुआ। अशोक कुमार लहिरी उपाध्यक्ष बने। नेक्स्ट, RSF द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है नॉर्वे। 3 मई 2026 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर RSF ने यह सूचकांक जारी किया। इस बार की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में प्रेस की आज़ादी 25 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। 180 में से आधे से अधिक देश अब कठिन या अत्यंत गंभीर श्रेणी में हैं। यह सूचकांक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह बताता है कि देश में पत्रकार कितनी आज़ादी से काम कर सकते हैं और यह लोकतंत्र की मजबूती का सबसे बड़ा पैमाना भी होता है। नॉर्वे लगातार 10वीं बार प्रथम पर आया है इस सूचकांक में और इसके बाद जो है वो नीदरलैंड है, देन एस्टोनिया, डेनमार्क एंड स्वीडन। ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। भारत 180 में से भारत का स्थान 157वां है। 157 नंबर पे भारत का स्थान आता है। 2025 में यह स्थान 151 का था, यानी 6 स्थान की डायरेक्ट गिरावट हुई है। और पड़ोसी देशों की अगर तुलना की जाए तो नेपाल 87, मालदीव 108, श्रीलंका 134, भूटान 150, बांग्लादेश 152,
पाकिस्तान 153 स्थान पर है, यानी कि भारत इन सबसे भी नीचे है। तो सोचने योग्य बात है। किस देश ने हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फंसे व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम आरंभ करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है अमेरिका। प्रोजेक्ट फ्रीडम अमेरिका की एक सैन्य और कूटनीतिक पहल है जिसकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने 3 मई 2026 को की। इसका उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फंसे लगभग 2000 व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित बाहर निकालना था। यह कदम ईरान द्वारा लगाई गई नाकेबंदी के बाद उठाया गया, यानी कि जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया उस समय, उसके बाद उठाया गया था ये, जिससे दुनिया भर की एनर्जी सप्लाई पूरी तरह प्रभावित हो गई थी। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस बनने लगी थी और ये कंडीशंस अभी भी उसके इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। कंडीशंस अभी भी उस तरीके की बनी हुई हैं। 1980 से 88 ईरान इराक वॉर, पहली बार स्ट्रेट में टैंकर वॉर हुई। 1987 ऑपरेशन अर्नेस्ट विल, अमेरिका ने कुवैत के टैंकर्स की स्ट्रेट में सुरक्षा की। फरवरी 2026 ऑपरेशन इपिक फरी, यूएस इजराइल का ईरान पर हमला हुआ। स्ट्रेट की नाकेबंदी तब से शुरू हो गई, तब ईरान ने इसको बंद कर दिया। 3 मई 2026 प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इसकी घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? नए डिप्टी गवर्नर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है रोहित जैन। भारत ने आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोहित जैन को 3 मई 2026 से 3 वर्षों के लिए आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया। वे टी रविशंकर की जगह लेंगे, जिन्हें 2021 में नियुक्त किया गया था और बाद में 2024 व 25 में विस्तार मिला था। यह नियुक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर देश की मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग रेगुलेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की दिशा तय करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्य उनका क्या होता है, कौन है, ये हर चीज़ से रिलेट करके पॉइंट्स बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इसलिए पॉइंट को अगर क्लियर करते चलेंगे, रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, तो वो क्वेश्चंस याद भी रहते हैं और हर तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं क्वेश्चन के अंदर से, वो आप आंसर देने में भी समर्थ हो जाते हैं। तो इसको क्लियर करते रहना है। अब इतिहास क्या है आरबीआई से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, वो समझ लेते हैं। 1 जनवरी 1935 आरबीआई ने कार्य शुरू किया। किसके तहत? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। 1 जनवरी 1949 आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, सरकारी नियंत्रण में आया। 2021 टी रविशंकर डिप्टी गवर्नर बने। 2024 और 25 में इन्हें एक्सटेंशन मिला, यानी कि इनका कार्यकाल थोड़ा बढ़ाया गया। 2 मई 2026 रोहित जैन की नियुक्ति मंजूर की गई। 3 मई रोहित जैन ने डिप्टी गवर्नर का कार्यभार संभाला। आरबीआई में आमतौर पर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और जो हर एक जो होते हैं वो अलग अलग क्षेत्र को देखते हैं, जैसे बैंकिंग सुपरविज़न, फिनेंशियल मार्केट, मॉनेटरी पॉलिसी, रेगुलेशन। ये अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग डिप्टी गवर्नर देखते हैं। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 से कार्य शुरू। मुख्यालय इसका जो है मुंबई में। वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं जो दिसंबर 2024 को नियुक्त हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड बन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला एकमात्र मोती पालन क्लस्टर हाल ही में किस स्थान को घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है हजारीबाग। यह झारखंड
यह झारखंड राज्य में पड़ता है। यह हजारीबाग नाम का ज़िला है एक। भारत का पहला और एकमात्र मोती पालन क्लस्टर बनाया जा रहा है। यह पहल भारत सरकार के मत्स्य विभाग द्वारा संचालित है। इस क्लस्टर का प्राथमिक लक्ष्य जल संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग करना और ग्रामीण युवाओं व महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। 2020 PMMSY यानी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च हुई, जिसके तहत क्लस्टर बेस्ड अप्रोच शुरू हुई। 2018-19 मत्स्य पालन का कृषि जीवीए में योगदान 7.28% था। बेस ईयर के रूप में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? इसका राइट आंसर है जैनिक सिनर। जैनिक सिनर ने फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-1, 6-2 से हराकर मैड्रिड ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब जीता। यह सिनर का 9वां एटीपी मास्टर 1000 खिताब और 28वां कैरियर टाइटल रहा। यह जीत इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि सिनर किसी एक सीजन के पहले 4 एटीपी मास्टर 1000 इवेंट जीतने वाले इतिहास के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। मैड्रिड ओपन टूर्नामेंट की स्थापना 2002 में हुई और कार्लोस अल्काराज मैड्रिड ओपन जीतने वाले सबसे युवा चैंपियन बने, जिनकी उम्र उस समय महज 19 वर्ष थी। तो इन्होंने यह 2022 में कारनामा करके दिखाया था। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने मैड्रिड ओपन 2 बार जीता था, 2018 और 2021 में। इस वजह से इनको स्ट्रॉन्ग ऑप्शन माना जाता है। अगर ऑप्शन में आता है तो मोस्टली लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, फिर भी ध्यान देकर ये क्वेश्चन को आपको समझना है। आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, बलिकातन 2026 सैन्य युद्ध अभ्यास हाल ही में अमेरिका और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इसका राइट आंसर है फिलीपींस। बलिकातन एक टैगालोग शब्द है जिसका अर्थ है कंधों से कंधा मिलाकर। क्या अर्थ है? कंधे से कंधा मिलाकर। यह अमेरिका और फिलीपींस के बीच सबसे बड़ा वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते दबाव के बीच इंडो पैसिफिक को स्वतंत्र और खुला रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आखिर बलिकातन अभ्यास की शुरुआत कब हुई? तो बलिकातन अभ्यास की शुरुआत 1985 में अमेरिका और फिलीपींस के बीच हुई थी। 20 अप्रैल 8 मई 2026 बलिकातन का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन फिलीपींस में हुआ था। 8 मई 2026 को समापन समारोह फिलीपींस में कोइजोन सिटी में हुआ। समापन समारोह कहाँ हुआ? कोइजोन सिटी फिलीपींस में हुआ। यह 41वां संस्करण था। अब तक का सबसे बड़ा और विस्तृत बलिकातन था, जिसमें पहली बार 5 अतिरिक्त देश एक साथ जुड़े थे। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले सेशन में।